अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम दो तीन बड़े अहम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला किया, उसके फॉल आउट के अंदर बड़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMN में रबता भी हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने जरदारी साहब से रबता किया और इसके ऊपर कोई मुत्तफ़िका लाएमल बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। और इस पर दोनों पार्टियों की जो लीगल टीम है वो मिल बैठ कर मशवरा करेगी कि इस पर क्या अपील में जाना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन PML ने बड़ा शदीद रिएक्शन दिया है इसके ऊपर और इसको बिन मांगे जो एक रिलीफ कहा कि जो चीज़ मांगी नहीं गई वो भी दे दी गई है। और इसके ऊपर काफ़ी ना सिर्फ बयानों की हद तक बल्कि हमें मुख्तलिफ शहरों के अंदर सड़कों पर एहतजाज भी नज़र आया और बाद जगहों के ऊपर ट्रैफिक को रोका गया, टायर जलाए गए और इस किस्म का शदीद रिएक्शन था। मियां नवाज शरीफ साहब ने कल मरी में अपनी तमाम लीडरशिप को भी जो है कि वो बुलाया है और इसके हवाले से वो अपनी मुशावरत करेंगे। अगरचे पीपल्स पार्टी या नून लीग को उनके अपनी जो हिस्से की तनासुब की नशिस्तें थी उनके ऊपर कोई ज़र नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद जो इजाफी सीटें मिली थी उसका वापस होना जो है कि क्यों इतना शदीद रिएक्शन उसके ऊपर आया या आना चाहिए था, इस हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरा जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है ये हमेशा से सियासी जमातों की जद में रहा है, तनकीद की जद में रहा है और इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई शक नहीं इस्तेमाल किया गया। हर दौर के अंदर इस्तेमाल किया गया, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, नून लीग का दौर हो, PTI का दौर हो या अभी मौजूदा दौर हो या इससे पहले दरमियान में जो इंटरम सेटअप आया था उसके अंदर भी इसको एक एज ए पोलिटिकल टूल यूज़ किया गया। फिर कुछ नैब के अंदर तरमीम की गई और अभी भी जो मुकदमात किए जा रहे हैं इनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़ुमरे में देखी जा सकती हैं। तो इस वाले से भी हम बात करेंगे कि इसको क्या बेहतर किया जा सकता है और इससे क्या जान छुड़ाई जा सकती है। करप्शन एक बड़ा अहम मामला है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन करप्शन की आड़ के अंदर पूरे के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना क्या वो अहमियत का हामिल होगा या नहीं होगा, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। और एक और जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में अभी भी कोई 39 अरकान को तो PTI का कैंडिडेट करार दिया गया, लेकिन 41 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कहा गया ये आज़ाद हैं और ये 2 हफ्तों के अंदर अंदर डिक्लेरेशन देंगे कि उन्होंने किस जमात के साथ अपनी वाबस्तगी है वो जाहिर करेंगे। इस दौरान जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें भी एक मखसूस हल्के की जानब से आई और फिर अभी ये इतलात भी PTI की जानब से आ रही हैं कि उनके कुछ अरकान असम्बली के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, अगवा किया जा रहा है या अरकान असम्बली के कुछ अजीज़ व अकारब को जो है कि अगवा किया जा रहा है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहें, और जुल्फ़िकार अली बदर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जमान भी हैं, और हाफिज़ एहसान खोकर साहब जो वकील हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहला मामला जो है कि हम शुरू कर लेते हैं, बसरा साहब आपसे शुरू कर लेते हैं कि ख़ास तौर के ऊपर जो है कि हम पहले हिस्से में ये जो सियासी सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में, अभी कुछ इतलात थी कि आपके झंग से जो एक रुकन असम्बली हैं शायद वो लापता हैं या अरेस्ट हो गए हैं या अगवा हैं, तो एक तो ये अपडेट बताइएगा और दूसरा आपकी जो पार्टी पॉलिसी होगी इस फैसले के बाद वो क्या होगी। जो हमारे लोग हैं MNAs MPAs उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, किसी किस्म का एक्सक्यूज उनका भी नहीं सुना जाएगा। उनको हमने 2-3 दिन पहले का कह दिया कि आप अंडरग्राउंड हो जाएं और फौरी तौर पर अपने एफिडेविट जो है वो कंप्लीट करके भेजें। तो मेरा ख्याल है होपफुली हमें काफी एफिडेविट पहुंच चुके हैं। सिर्फ मेरे ख्याल में अभी 4 या 5 एफिडेविट्स और हैं जो नेशनल असेंबली के रह गए हैं। तो ये ख्वाब भी इनका अधूरा रह जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाला, क्योंकि 1 साल से आपको पता है कि तहरीक इंसाफ को खत्म करने की, तहरीक इंसाफ को तोड़ने की, बानी चेयरमैन PTI समेत बुशरा बेगम हो, हमारे वर्कर्स हो, उन पर पता नहीं कितनी कितनी FIR दर्ज कर दी गई। और राना सनाउल्लाह तो ओपनली कहता है, एहसन इकबाल भी कहता है कि हम खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे जब तक हमारी हुकूमत है, और नए मुकदमा भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये आइन की खिलाफ वर्जी है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि जो फैसला आया है उसके बाद तो होना तो ये चाहिए था कि ये उसको तस्लीम करते, लेकिन ये पुरानी रवायत है खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की, वो हमेशा जजों पे हमले करते हैं और वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट पे अगर अटैक हुआ तो मुस्लिम लीग नून ने किया, क्योंकि ये हमेशा अपने अंपायर खड़े करके खेलने के आदी हैं। और वो खा जस्टिस मलिक कयूम हो, खा रफीक तारड़ हो, ऐसे जजेस चाहिए इनको। वैसे मेरी खबर भी है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मेरे वो अपने जराए से है, क्योंकि हमारे भी पार्टियों के अंदर जराए होते हैं जिस तरह सहाफी भाइयों के जराए हैं,
कि मुस्लिम लीग नून उनके इत्तेहादी और इनके सहूलतकार ये सुना अपनी सुप्रीम कोर्ट बनाने जा रहे हैं और उसमें कैप्टन सफदर को चीफ जस्टिस के नाम के तौर पर तजवीज किया गया है और बाकी नामों को गौर करने के लिए बसरा साहब सोशल मीडिया की खबर हो सकती है। नहीं, मैंने जो बात सुनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि पूरे पाकिस्तान में उनके कुछ 10-10, 15-15 लोग उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं और जिस तरह आपको ने देखा कि इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की उसने जो गुफ्तगू की कि जजेस के और उनकी बेगमात के हवाले से, उनकी जाती जिंदगी के हवाले से, बल्कि उसने तो ट्वीट किया कि जो एजेंसीज थी और उसने तस्लीम किया कि सारा कुछ एजेंसीज कर रही थी, उन्होंने कहा एजेंसीज हार गई और जजेस की बेगमात जीत गई। तो ये तो माइंडसेट है और ये ट्रेंड है, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि अल्लाह हक है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है इतना जुल्म जबर सहने के बाद भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि मार्शल से भी ज्यादा सख्ती रही, बदतरीन हालात रहे, इंसानी बुनियादी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया। एक साल से हमारी माई बहनें बेटियां जेल में हैं, लेकिन ना इमरान खान झुका है, पाकिस्तान बदल चुका है और ना इमरान खान के चाहने वाले झुकेंगे। ये आपको उम्मीद है कि अच्छा आपके लोग साथ रहेंगे। जुल्फिकार बदर साहब, आपकी तरफ मैं ये आता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ जरदारी साहब से रब्ता किया है और अभी जरदारी साहब ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया और पीपल्स पार्टी पे भी हमारी जो बात हुई है मुख्तलिफ हलकों के अंदर, उनका ख्याल है कि पहले हम देखते हैं कि लीगल हमारी जो टीम या एक्सपर्ट्स हैं वो क्या ओपिनियन देते हैं सारे फैसले को देख कर, उसके बाद फिर देखेंगे पार्टी किसी ईसी में बैठेंगे क्या होगा। आप इस फैसले को वैसे ज़ाती हैसियत में आप खुद भी कानूनदान हैं, कानून को समझते हैं, देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं और मुमकिन तौर के ऊपर आप समझते हैं कि इसके अंदर अपील नज़रसानी की गुंजाइश है या नहीं है, या पीपल्स पार्टी किन खतूत के ऊपर इस मामले को देख सकती है, सोच सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सबसे पहली चीज जो बिलीव करती है कि अदालतों का फैसला हमारे हक में आए या खिलाफ आए या जैसा भी आए, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि उस फैसले पे हमें अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी हो या जो भी चीज हो, उसको उसकी हम रियलिटी को देखते हैं। इस सारे फैसले के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लीगल एक्सपर्ट, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ बैठ के मुशावरत करेगी, देखेगी, और पीएमएलएन भी जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे लीगल एक्सपर्ट हैं वो अपनी मुशावरत करेंगे। उसके बाद दोनों पार्टियों के जो लीगल एक्सपर्ट है आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे इसके अंदर क्या जो है इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है और आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है। लेकिन अगर इसके अंदर किसी ने अगर इसके रिव्यू में जाना है इस डिसीजन के, तो वो कैबिनेट ने ही जाना है या इसी जाना है, उन्होंने ही फैसला करना है कि क्या होना चाहिए। बिकॉज पीपल्स पार्टी तो अभी इसको रिव्यू करेगी, डिस्कस करेगी, उसके बाद इसकी लीगैलिटी में जाएगी कि क्या फर्दर एक्शन प्लान होना चाहिए। जो हमें जुल्फिकार साहब जेयूआई का जो रिएक्शन नजर आया था ना, उसमें जेयूआई के अमीर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम इसको खैर सगाली के तौर के ऊपर पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं और इसमें हम अपील या नज़रसानी में नहीं जाएंगे, लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई जो मुतासिर हुए हैं जेयूआई के वो मेंबरान जिनको नशिस्तें मिली थी तो हम उनको नहीं रोकेंगे। तो क्या आप भी ये समझते हैं कि अगर इनफरादी तौर के ऊपर जाएगा तो पार्टी उसको सपोर्ट करेगी या पार्टी जो है कि लाताल्लुक़ रहेगी, या कुछ इस बारे में भी सोचा गया? देखिए, इस सारी चीज के अंदर अभी पार्टी ने कोई जो है कंक्रीट फैसला नहीं किया। अभी लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन आएगा, उनकी राय आने के बाद जो है वो मुशावरत होने के बाद फिर इसके ऊपर हम ओपिनियन देंगे। पार्टी लीडरशिप इसके ऊपर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है, लीगल एक्सपर्ट बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो लीगल लीडरशिप को अपना लीगल ओपिनियन देंगे, फिर इसके ऊपर आएगा। अगर इंडिविजुअल्स को हम इजाजत देते हैं तो वो भी पार्टी की लीडरशिप की इजाजत से देंगे। और बता दूं, ये जो केओस फैला जा रहा है, फैलाया जा रहा है मीडिया पे कि जी बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, हुकूमत गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनका ड्यू शेयर था उनके पास ही है। ये तो एक एक्स्ट्रा कुशन था, एक्स्ट्रा सीट थी जो उनके पास आई है। अगर ये चली भी जाए तो हुकूमत इसका नुकसान नहीं है और हुकूमत से वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह हुकूमत बनी थी, जितने वोटों से बनी थी, आज वोट मौजूद है और उतने ही रहेंगे जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
की सपोर्ट और वोट के साथ रहेगा। एहसान खोकर साहब, आपसे भी बुनियादी सवाल ये है कि दो नुक्ते नज़र है ना। एक तो पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन लेनी है, अभी तमाम लीगल ओपिनियन के बाद पीएमएलएन अपनी पोजीशन ले चुकी है। तहरीक इंसाफ जो है कि इसकी बेनिफिशरी है। पीएमएलएन का मौक़िफ़ यह है कि जी पीटीआई तो इसके अंदर फ्रीक ही नहीं था, सुन्नी था, कौंसल फ्रीक था, और इनको ये बिन मांगे जो है कि ये सारा कुछ मामला दे दिया। इस फैसले को मजमूई तौर के ऊपर अगर आप देखें, हम इसको इलेक्शन से लेकर जब नॉमिनेशंस आ रही थी या उससे पहले जो सारा प्रोसेस जिस अंदाज के अंदर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक दफ़ा हुए, दूसरी दफ़ा हुए, तीसरी दफ़ा हुए, अभी तक वो लिटिगेशन के अंदर है, इस सारे प्रोसेस को देखें और फिर जो कागजात नामजदगी जमा होने से लेकर उसके अंदर एतराज़ात और सारा माहौल जो था वो भी हमारे सामने है। इस सब सिचुएशन के अंदर देखें तो इस फैसले के बाद समझते हैं कि थोड़ा सा पोलिटिकली जो वो एक बड़ा हॉस्टाइल सिचुएशन डेवलप हो गई थी, उसमें कमी होगी या उसमें इजाफा होगा, तो मुल्क आगे जाएगा, रुक जाएगा, पीछे जाएगा? आप क्या देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर था वो था आर्टिकल 51 यानी कि एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स। आर्टिकल 106 है जो प्रोविंशियल असम्बली की रिजर्व सीट्स है, और सेक्शन 104 जो उस सारे प्रोसेस को डील करता है, और रूल 92, 94 ये हैं वो ऐसी आर्टिकल्स हैं या सेक्शंस हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्ट्रल प्रोसेस मुकम्मल होता है जो जनरल इलेक्शन का, तो इनकी रीएक्टिवेशन जो है वो आती है। कुछ की आती है इलेक्शन से पहले कि आपने उन रिटर्निंग ऑफिसर्स को जाके पार्टी ने लिस्ट लेनी होती है जो सेक्शन 104 के मुताबिक है, और दूसरा ये है कि उन रिज़र्व सीट्स को दिया किस तरह जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़े उसके अंदर के प्रोपोर्शंस की बुनियाद के ऊपर जो पार्टी जीत के आएगी उसको उसके मुताबिक हिस्सा मिलेगा, और अगर उससे इंडिपेंडेंट उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो वो मिला के तो फिर वो रिज़र्व सीट्स की एलोकेशन जो है विमेंस के लिए प्रोविंस वाइज है और मिनॉरिटीज़ के लिए आपका पूरा पाकिस्तान एज ए होल है। अब अगर इस खालिद देखा जाए तो तीन इसके एरियाज थे। नंबर वन ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो SIC को कहा कि आप इंटाइटल नहीं हैं, तो क्या वो फैसला जो था वो कानून के मुताबिक था? बिल्कुल वो फैसला कानून और आइन के मुताबिक था, चूँकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं जिसने एज ए पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ा हो, जिसने किसी इलेक्शन सिंबल के तौर पे लड़ा हो, और उसने कोई ना कोई उस प्रोविंस के अंदर सीट जीती हो जिसके लिए वो क्लेम करती है कि मुझे रिजर्व सीट्स जाएं, चाहे वो प्रोविंस हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। तो SIC जो है वो किसी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आती थी। दूसरा ये है कि 51 के अंदर जो दूसरी कैटेगरी है वो कौन सी है? वो दूसरी कैटेगरी वो है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो सीट जीत के आए उनको उसके हिस्से के मुताबिक दिया जाए, और इसी तरह जो पहला एलोकेशन ऑफ सीट्स का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एपिसोड किया था उसी के मुताबिक था। अब दूसरा जो एपिसोड आया कि जब SIC ने उसके अंदर एक एप्लीकेशन दी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 22 को, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया कि उन पार्टीज़ को दे दी जाएं ओवर एंड अबव करके SIC को डिसएंटाइटल करके, तो मैं ये समझता हूँ, मैंने उस वक्त भी फरवरी के अंदर एक आर्टिकल लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना रीएलोकेशन कर सकता है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिपेंडेंट कर सकता है, और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 51 के जो स्पिरिट है उससे ओवर एंड अबव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। तो ये जो फैसला था उसका एक हिस्सा बिल्कुल ठीक था, दूसरा हिस्सा जो था वो आइन या कानून की जो स्पिरिट है उसके मुताबिक नहीं था। लेकिन मामला जो है जब हाई कोर्ट के अंदर गया, और यहाँ पे मैं समझता हूँ एक प्रॉब्लम आई है, वो ये आई है कि अगर PTI जो है जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास इनके डिक्लेरेशंस भी थे, ये सारे थे, तो SIC को प्रॉक्सी करने की बजाय अगर PTI जो है डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहती कि आपने जो हमारे इंडिपेंडेंट्स डिक्लेयर किए हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आए हैं, और इलेक्शन सिंबल जो है वो हमारे माने नहीं है चूँकि हमारी रजिस्ट्रेशन मौजूद है, और फिर ये मामला अगर इलेक्शन कमीशन फैसला ना करता तो हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जाना था कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन न लड़ा हो तो क्या रूल 94 के मुताबिक उसे आर्टिकल 51 के अंदर सीट्स देनी चाहिए या नहीं है। तो ये असल इंटरप्रिटेशन थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी थी। वो मेरे ख्याल अभी भी उन्होंने इसी नुक्ते को देखा कि उस वक्त दो चीजें होगी ना, एक सलमान अकरम राजा इंडिविजुअली आए, उनको रिफ्यूज कर दिया गया, नहीं रिफ्यूज नहीं किया ना, नहीं रिफ्यूज नहीं किया ना, उनकी नीचे पिटीशन जो थी वो खारिज हुई, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलेक्शन कमीशन ना सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑब्जेक्शन किया, उस ऑब्जेक्शन का विद इन टाइम उन्होंने जवाब नहीं दिया और बात खत्म हो गई उस चीज के अंदर। चूंकि बुनियादी तौर पर खालिद ये था कि PTI जो थी वो SIC को
पूरा लीगली सपोर्ट कर रही थी कि हमारी पीटीआई के बैक कैंडिडेट है, इन्हें आप उन्हें दें। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आया तो यहां पे वो ऐसी एक चीज आई है कि पॉलिटिकली बिल्कुल ठीक है, पार्टीज को मिलनी चाहिए जो लड़के आए और अगर वो क्लेम करते हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने आईनी फैसला करना है, उसने सियासी फैसला करना है, या उसने लॉ के मुताबिक फैसला करना है? बहस सिर्फ इस हद तक है। ये इस हद तक बहस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो आउटकम आया है वो आउटकम जो है पॉलिटिकली बिल्कुल ठीक है, और इसी की इस जजमेंट के अंदर जो है कंप्लीट जस्टिस नहीं कंप्लीट ना अगर आप खालिद कंप्लीट जस्टिस की तरफ आप जाएंगे तो पिछले 4 केसेस के अंदर फिर कंप्लीट जस्टिस को मानना चाहिए ना। फिर हम सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सियासी पार्टीज के केसेस आए हैं तो कंप्लीट जस्टिस तो है ना। अब नंबर 1 मैं आपको बताता हूं, जनरल मुशर्रफ साहब का केस जब था, जब जफर अली शाह गए तो केस ये था कि जनरल मुशर्रफ का जो काम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का मैंडेट दिया। इसका मतलब यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो 184 के ऊपर जाके फिर 187 का जो कंप्लीट जस्टिस था वो जनरल मुशर्रफ की तरफ गया ना। फिर पनामा का अगर आप केस लें तो वहां केस इंक्वायरी की हद तक था और 184(3) के अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पनामा की बजाय अकामा किया। इसका मतलब यह है कि 187 फिर उधर भी इस्तेमाल हुआ। फिर पंजाब के अंदर जो आपकी रिजर्व सीट्स आई, उन रिजर्व सीट्स के ऊपर इलेक्शन ये जो प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट के आखिरी दिनों के अंदर जो रेफरेंस को भिजवाया कि क्या 63A जो है उसकी एप्लीकेशन किस तरह हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहां पे भी कंप्लीट जस्टिस किया कि नहीं, वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे और उनके वोट भी काउंट नहीं किए जाएंगे। फिर आपके सामने जो है वो आया उस चीज के अंदर जो कासिम सूरी वाला मामला आया और सारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इनको जो है क्या नाम है ये रूलिंग जो है दी गई है गलत है, और उसमें कहा गया कि आर्टिकल 6 जो है वो अप्लाई होना चाहिए, तो फिर कंप्लीट जस्टिस उधर भी है। तो अभी भी जो मामला आपके सामने आया है वो ये आया है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकली या लीगली एंटाइटल्ड थी 8 फरवरी को, उसने गिव अप करके एसआईसी को आके मौका दे के उसको लेके गए, और जिसका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने था और ये ऑब्जर्वेशंस भी आई, उस ऑब्जर्वेशंस के अंदर कि अगर पीटीआई आती तो मच बेटर था। उस एसआईसी की एप्लीकेशन डिसमिस हुई और उसके अंदर 6-7 जो है वो ऑब्जर्वेशंस आई। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन ये आई कि एक ऐसा प्रोसेस जो इस पे ये सारी चीजें बड़ी डिटेल के साथ हुई हैं। तो इसमें जो बुनियादी नुक्ता बसरा साहब आपकी तरफ भी है ना, जो मैं खोकर साहब ने उठाया, जो मैंने स्टार्ट में भी कहा कि 2 नुक्ते नजर हैं। दूसरा नुक्ता नज़र जो है कि वो यही जो खोकर साहब भी कह रहे हैं कि आप उसमें फ्रीक बने नहीं, या बने तो शायद आखिरी मौके पे जब सलमान अकरम राजा आखिरी दिन पेश हुआ और उससे एक दिन पहले बैरिस्टर गौर पेश हुए थे और आपने एक पिटीशन भी फाइल की कि जी हमें फ्रीक बनाया जाए कि हमारा तस्करा बहुत इसमें हो रहा है। तो आप ये समझते हैं कि पॉलिटिकली फैसला ठीक है, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, और इसको अगर लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक होना चाहिए तो अभी भी कोई गुंजाइश है? जैसे भुट्टो साहब के केस में भी, भुट्टो साहब तो चलो चले गए इस दुनिया से, लेकिन एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती तो तस्लीम की, तो उस किस्म की नजरसानी होनी चाहिए इसमें। खालिद भाई, खोकर साहब का तबसरा हुकूमती मौक़िफ़ तो हो सकता है या हुकूमती गुफ्तगू हो सकती है, इसका नहीं बसरा साहब एक सेकंड ना मैं एक सेकंड आप मेरा ख्याल ये है आप थोड़ा सा बात कर देते हैं। आई एम नॉट हेयर अ स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट। मैंने एक बात की है और आपने जितनी भी बात की है, मैंने ये नहीं कहा कि आप जितनी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की किट लगाते रहे हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की किट लगाते रहे हैं और आज आपको ख्याल आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है, और इसी केस के अंदर 5 मेंबर्स की जजमेंट जो पेशावर वाली थी उसकी आपने कंप्लायंस नहीं की। मैं ये नहीं आपसे कह रहा, आप अपना मौकफ दे, उसके ऊपर आप बात करें। मैं पॉलिटिकली मेरा कोई एंगल नहीं है। एक मिनट बसरा साहब, एक मिनट बात सुन ले इसको। चलो मैं इसको ऐसे कह लेता हूँ, ये खोकर साहब की एक लीगल ओपिनियन है, चले गवर्नमेंट की नहीं, लीगल ओपिनियन हम कह लेते हैं इसको। चले अपनी टर्म में बात करें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि खोकर साहब का मौक़िफ़ हुकूमती मौक़िफ़ है। ये हम ये कह सकते हैं हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद या उसके करीब है। चले जी मुझे बात मुकम्मल करने में मैं बताता हूँ क्यों। और ये आज से नहीं कर रहे, जब से ये रजीम चेंज हुआ है ये उसी वक्त से उनके साथ ही हैं और इनका हिस्सा है। और ये बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इनको मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लेनी चाहिए तो वो भी गलत नहीं होगा। दूसरी बात, नहीं इस तरह की बात ना करें। ये देखे, ये आप मेरा ख्याल ये है खालिद, नहीं ये आप जो पॉलिटिकली बातें करते हैं ना कि हर चीज के अंदर फलानी जगह है, ये इस तरह की बात बसरा साहब आपको मुनासिब नहीं है।
आप अपनी एक बात करें, मैंने एक लीगली बात कही है, आप अपनी लीगली बात करके आप उसको सपोर्ट करें। ये आप ये कहना है कि पर्सनली आप उसके अंदर करें जी फलां पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें या फलां, आप बसरा साहब अपनी बात कर लें, मशवरा छोड़ दें इनको, लीगल ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसले पे आ जाए। आपने बात कर ली, अगर मुझे मैं स्काइप पे हूं और वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं इस बात का, नहीं कोई नाजायज फायदा नहीं है आपका। अगर आपको ज्यादा शौक है तो आप इधर आए, आप सिर्फ अपनी बात करें, आप किसी के कॉन्टेक्ट के ऊपर बात ना करें, सिर्फ इशू इतना है आपने बात करें। आप जिनके नुमाइंदे हैं मैं तो खुल के बात करूंगा। बसरा साहब आप पूरे पाकिस्तान को पता है, आप उस पे आ जाए, आप लीगल पॉइंट पे आ जाए, फैसले पे। खालिद भाई, आप जो बुनियादी वजह बना वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 13 जनवरी को जो हमसे बल्ले का निशान छीना, वो बुनियाद बना हमसे रिजर्व सीटें जो छीनी गई, जो पाकिस्तान में एक तारीखी धांधली हुई, उसकी बुनियाद वो फैसला था। और फिर जब ये केस समाप्त हो रहा था, उसके दौरान काजी फाइज ईसा ने खुद कहा कि ये मेरे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया है। अब अच्छा, अब अगर ये डंडी ना मार रहे होते तो मैं बताता हूं क्या हुआ। 11 जजेस ने, 13 में से 11 जजेस ने क्या कहा कि ये पार्लिमानी पार्टी भी तस्लीम करते हैं और जो फैसला हुआ वो गलत हुआ, इनको सीटें मिलनी चाहिए। अब गुजारिश ये है कि आज आपको किसको नहीं पता हम लोग तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, किसको नहीं पता कि पोस्टर के ऊपर इमरान खान का फोटो है, किसको नहीं पता कि हम इमरान खान के नाम पे फोटो मांग रहे हैं। मैं तो काउंसलर नहीं बन सकता मेरे भाई, मेरा तो किसको नाम भी शायद पता नहीं था, हमें खंबे को टिकट दिया इमरान खान ने, वो जीत गया। और ये लोग जो आज काउंसलर बनने की काबिल नहीं है, जो 50-50 हजार से हार गए, वो उन लोगों को हमारी वो सीटें जो हम 90 मुंतखब होकर आ गए वो दे दी गई। आईनी और कानूनी पोजीशन यही है मेरे भाई। मैं भी छोटा सा वकील हूं, मान लिया ये क्योंकि बड़े लोगों के वकील हैं, खोकर साहब बड़े लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, मैं छोटा सा वकील हूं। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं, 13 में से 11 जजेस ने पार्लिमानी पार्टी भी तस्लीम किया तहरीक इंसाफ को और उनको कहा कि इनको रिजर्व सीट्स देनी चाहिए। फर्क कहां पर है, एक ग्रुप 3 जो जजेस वो क्या कह रहे हैं कि एससी को ना दें और जो इंडिपेंडेंट है वो शामिल हो जाए और उनको दे दें आप। मेरे भाई, आज प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहां पर आइन की हुक्मरानी नहीं है, यहां पर चूंकि बहुत बड़ी एक प्लानिंग और मनसूबाबंदी थी जिसका जिक्र आजम रेज़ तारड़ ने भी किया, ख्वाजा आसफ ने भी कहा कि जी हम लोग तो फौजी भी, कानूनी भी और बहुत सारी जगहों में हमने तरमीम करनी थी, हमने एक्सटेंशन पे गुफ्तगू होनी थी। तो इस असल में जो एक्सटेंशन वायर है ना वो जल गई है। एक्सटेंशन वायर लगना था 5 वोल्ट का बल्ब, वहां पे लग गया 8 वोल्ट का। तो अब सब लोगों को अब झटके लग रहे हैं, क्योंकि हमेशा यहां पर हुआ ये है कि इनके लिए गैर मतवक्को क्यों है कि जजेस आइन और कानून के साथ क्यों खड़े हो गए हैं। यहां पर तो हमेशा जस्टिस मुनीर की बाकियात चलती थी, यहां पर तो नजरिया जरूरत चलता था। ये अगर पाकिस्तान के अंदर फुल बेंच बैठा है, आउट ऑफ 13 11 कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी है। इसकी खोकर साहब, मैंने जो आपको बात कही, आप गुस्सा कर गए मेरी बात का, आपको चाहिए ये था पूरा एक्सप्लेन करते। आप वो 8 की बजाय 3 जजेस और हैं। तो इसलिए खालिद भाई, यहां पर असल सूरत ये है कि आप इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाते लगाते पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, जजेस वो कह रहे हो गैर महफूज है। जिस मुआशरे के अंदर जजेस इंसाफ मांग रहे हो और जजेस हमें ये कह रहे हो आपको हमारे फैसलों से इंसाफ नहीं मिलेगा, जाए बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको इंसाफ मिलेगा। ये बसरा साहब जो अदलिया का है ना, ये अदलिया का मामला दबाओ, जरा मैं ब्रेक भी लेंगे, ब्रेक के बाद जरा इस तरफ भी मैं आऊंगा। कुछ केसेस और भी हैं, जैसे नैब का मामला है, वो हम जरूर उससे बात करेंगे। मैं एक चीज़ और जो बदर साहब से लेना चाह रहा हूँ, ब्रेक से पहले कॉमेंट लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज या इसकी बात चल रही है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी इत्तेहादी इस वक्त है और पीपल्स पार्टी की इत्तेहाद के वोट के बगैर तो कोई एक सादा अक्सरियत वाला कानून भी पास नहीं करवा सकती नून लीग। लेकिन ये बेसिकली नून लीग का ये सारा प्लान था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लेकर आना, या जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी, या इवन जो है सर्विसेज के जो चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत तोसी का मामला था। और ये अभी का ये आइडिया नहीं है, ये हमने पहले भी आज से 10 साल पहले भी ये सुना, कियानी साहब के दौर में भी, मुशर्रफ साहब के दौर में भी, कि सिविल हुकूमत और उसके अंदर जुडिशरी हो और जो सर्विसेज चीफ है, इनके सारे के 5-5 साल मुद्दत हो, एक हुकूमत आती है,
चीफ जस्टिस भी और सर्विस चीफ भी उसी मुद्दत के हामिल हों, तो ताकि एक स्टेबिलिटी रहे मुल्क के अंदर। ये ना हो कि जनाब हर चीज़ कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। तजवीज़ उस वक्त की है। तो इस तजवीज़ से बदर साहब कोई आप इत्तफाक करते हैं कि वाकई ऐसा होना चाहिए था? और शायद बुनियादी वजह भी ये नून लीग का रिएक्शन जो बहुत शदीद है, वो वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज का मंजूर होना मुतासर हुआ है इस फैसले से। देखिए खालिद साहब, मैं आपको अपना ज़ाती बात बताऊंगा। ये हाफिज एहसान खोकर साहब ने जो बात की है, मैं लीगली जो इन्होंने बात की है और जिस तरीके से इन्होंने बात बताई है, जो प्रोसेसेस फॉलो हुए हैं जिसके अंदर फॉलो नहीं किया गया, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। इनकी बात बिल्कुल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू उनका बिल्कुल ठीक है। आई एम ऑफ द सेम स्कूल ऑफ थॉट एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाना चाह रहे थे या कोई करना चाह रहे थे, जो इतने साल प्रैक्टिस चलती जा रही है, अपनी जाती ख्वाहिशात की बिना के ऊपर आप किसी का टेन्योर बढ़ा दें, किसी का कम कर दें, क्या जरूरत है? दूसरों को भी मौका दें। पाकिस्तान में और लोग नहीं है, टैलेंटेड लोग, एक ही बंदे को क्यों बार बार आप एक्सटेंशन देके या उसकी एज बढ़ा के, चाहे वो जज है या किसी और महकमे का अफसर है, क्या जरूरत है? उनका जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको अपने टाइम पीरियड में जॉब छोड़नी चाहिए। क्यों आप आगे जाते हैं? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये चाहे हम हुकूमत में है या नहीं है या सपोर्ट करें, ये तो मैं आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। देखिए, ये नैब के अंदर भी मामलात है। आपने नैब का जिक्र किया। नैब जब 97 में बनी थी, उस टाइम पे पहले ये बसरा साहब एक छोटी सी ब्रेक ना ले लें, फिर हम नैब पे आ जाएंगे, उस पर तफसीली। फिर जो है कि बसरा साहब भी अभी जो अपना को नुक्ता नज़र बयान करना चाह रहे थे आपकी बात पे, लेकिन छोटी ब्रेक ले लेते हैं, तो वापस आते हैं। तो फिर जो ये सियासी सूरत हाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल सूरत हाल है, और फिर कुछ नैब के मामलात, और फैज़ाबाद में धरना फिर से हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये है कि 2017 में धरना हुआ और अभी तक उस धरने के मामलात, उसमें मुकदमात, काजी फायज़ ईसा साहब जब उस वक्त जस्टिस से उसका नोटिस, और वो भी कज़िया ख़त्म नहीं हुआ, उस किसी किनारे लगा नहीं है। फैज़ाबाद में दोबारा धरना हो गया, वही जमात है, वही मामलात हैं, और काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस भी हैं। तो अब क्या मामला होगा, इस पर भी ज़रा बात करेंगे ब्रेक के बाद। आखिरी हिस्से में हमारे साथ रहिएगा ज़रा।